11,14,966 करोड़। दोस्तों यह किसी छोटे देश की जीडीपी नहीं है, यह एक मार्केट कैप है। ठीक है, जिसने कुछ ईयर्स में भारतीय शेयर बाजार को अपने कंधों पर उठा रखा है। मार्केट में लोग कह रहे हैं दोस्तों कि हाथी ने दौड़ना शुरू कर दिया है, और कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि अब यह रुकने वाला नहीं है। लेकिन रुकिए, मेरी इन्वेस्टिगेशन टीम को फंडामेंटल्स के पेज नंबर 1 पर कुछ ऐसा डेटा मिला है जो कह रहा है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। दोस्तों सवाल यह है पहला कि 12.88 का जो पीई है वह एक मौका है या यह एक वैल्यू ट्रैप है जिसमें रिटेलर्स फंसने वाला है। ठीक है, जय हिंद, मैं हूं दलाल स्ट्रीट का सुपर कॉप। दोस्तों आपका स्वागत है निफ्टी 50 एफआईआर सीरीज के केस नंबर 5 की तरफ। दोस्तों आज हम जिसकी फाइल खोलने वाले हैं वो है एसबीआई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों मार्केट में जो सो रहे हैं सरकारी बैंक हैं, उनका जो गोल्डन एरा चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि उनका गोल्डन एरा चल रहा है, लेकिन इन्वेस्टर्स खुद से लोग सोच रहे हैं। लेकिन चार्ट्स पर दोस्तों कुछ ऐसे निशान मिले हैं, यानी कुछ ऐसे डेटा मिले हैं जो कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और शायद डरावनी भी हो सकती है। क्योंकि जब एचडीएफसी और कोटक जैसे प्राइवेट खिलाड़ी संघर्ष कर रहे हैं दोस्त, तो एक पीएसयू खिलाड़ी कैसे ऐसे भाग रहा है इतना तेजी से। तो दोस्तों आज हम इसी को देखते हुए इसके पीई, बुक वैल्यू, आरओई का डीएनए टेस्ट करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि असली जो प्रॉब्लम्स होती है वो नंबर्स में नहीं होती है कभी भी, वो होती है मार्केट की साइकोलॉजी में। तो दोस्तों सबसे पहले एविडेंस नंबर 1 पे चलते हैं। ठीक है, वो है वैल्यूएशन का चक्रव्यूह, यानी कि वैल्यूएशन मेज। दोस्तों बाजार में लोग कहते हैं कि एसबीआई जो है वो सस्ता है, क्योंकि इसका जो पीई है वो है 12.88, जबकि इंडस्ट्री का जो पीई है वो है 14.32 है। लेकिन जब सुपर कॉप क्या कहता है, सस्ता होना और वैल्यू होना दोस्तों दो अलग बातें हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। सरकारी बैंक जो होते हैं यानी कि पीएसयू, वो हमेशा प्राइवेट बैंक से डिस्काउंट में ट्रेड करते हैं। क्योंकि एचडीएफसी का जो पीई है, एचडीएफसी का पीई 18 से 20 होगा, लेकिन एसबीआई का हमेशा 8 से 10 के बीच रहता था। लेकिन आज ये अपने ही करंट से ज़्यादा है, यानी कि 12.88 का है, यानी कि अपने ऐतिहासिक औसत से महंगा है। दोस्तों भले आपको अन्य इंडस्ट्री से सस्ता दिख रहा है, अलग है बात है, लेकिन आप यह सोच करके देख रहे हो कि यह गैप भरेगा, तो दोस्तों आप सट्टेबाजी कर रहे हो, यानी कि स्पेकुलेशन कर रहे हैं। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप मार्केट गए, ठीक है, तो एक तरफ सरकारी बंगला है यानी कि एसबीआई, और एक तरफ है प्राइवेट विला। दोस्तों सरकारी बंगला कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसकी जो रीसेल वैल्यू होती है वो प्राइवेट विला से हमेशा कम ही रहती है, इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों यह शेयर मार्केट का भी दस्तूर है, आप जा करके देख सकते हैं, क्योंकि ये डिस्काउंट पे हमेशा ट्रेड करते रहते हैं, क्योंकि ये पीएसयूज है, सरकारी है। ठीक है, सरकारी चीज सरकारी रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको भी पता है। दोस्तों एक कंक्लूजन पर आते हैं कि जो वैल्यूएशन है वो अट्रैक्टिव जरूर हो सकता है, लेकिन ये जो लूट नहीं है, या यानी कि ये स्टॉक्स अब फेयरली वैल्यूड जोन में है, बहुत वेरी गुड जोन में नहीं है, फेयरली वैल्यूड जोन में। ठीक है, आ जाते हैं एविडेंस नंबर 2 की तरफ। ठीक है, अब डेटा देखते हैं ध्यान से। इसकी बुक वैल्यू है 61.73, और पीबी रेशियो क्या है 1.97, अप्रॉक्स 2x, यानी कि 2 गुना। मतलब कि आप आज एसबीआई को असली वैल्यू 1 रुपए, उसके लिए 2 रुपए देने के लिए तैयार हो। क्योंकि दोस्तों बैंकिंग में जो होता है वो पीबी रेशियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों जब यह 1 से 1.5 के बीच में था तो अंडर वैल्यूड था, लेकिन आज ये 2 के करीब है, तो इसका मतलब है कि ग्रोथ और लोगों की उम्मीद इन्वेस्टर्स की भाव में जुड़ चुकी है, इसलिए वो 2 रुपए हो चुका है। मैं जैसे दोस्तों ये ऐसा ही है कि जैसे आप एक पुरानी गाड़ी यानी कि यूज्ड कार खरीद रहे हो, लेकिन डीलर आपसे नई गाड़ी के पैसे मांग रहा है, और सिर्फ ये बोल करके कि इसका इंजन जो है वो नया है। तो दोस्तों क्या सच में ये इंजन नया है? इसके पीछे जो क्वेश्चन है, जो एसबीआई की ग्रोथ है वो सच में हो रही है सही? तो दोस्तों इसका जवाब अगले एविडेंस में छुपा हुआ है, जहां हम देखेंगे इसकी रफ्तार क्या है, यानी कि आरओई को। तो दोस्तों एविडेंस नंबर 3 है इफिशियंसी टेस्ट, यानी कि क्षमता की जांच। अब बात करते हैं ईपीएस की, यानी है इसका ईपीएस 93.75, यानी कि बैंक जो है वो पैसा कमा रहा है, यानी कि अर्न कर रहा है। लेकिन दोस्तों आरओई है जो रिटर्न ऑन इक्विटी, वो है 14.34%। इसका मतलब क्या है, हाथी रनिंग तो कर रहा है, यानी भाग तो रहा है, लेकिन इसके पैरों में इनएफिशिएंसी का बंधा हुआ है बोझ।
समझ रहे हो, वजन। दोस्तों इसका जो पीबी रेशियो का 2 के ऊपर जाना यानी कि इंजन गर्म है, ठीक है, यानी कि ओवर हीटेड है, ठीक है। दोस्तों यहाँ तक की इन्वेस्टिगेशन आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हाथी दौड़ रहा है लेकिन उसके पैरों में अभी थोड़ा वजन है। आरओई 15 से 16% यदि क्रॉस नहीं करता है, ठीक है, और पीबी 2 होना, इसका मतलब इंजन ओवर हीटेड है। दोस्तों अब एक ऐसा खतरे की बात करते हैं जो बैलेंस शीट में नहीं, माहौल में छिपा हुआ है। तो दोस्तों वो किसी ऐप की फंडामेंटल्स में नहीं छिपा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इसे कहते हैं डिविडेंड की सच्चाई, ठीक है। इसका डेटा देखते हैं। तो दोस्तों ये होता है साइलेंट किलर। दोस्तों इसका डिविडेंड है 1.27%, ठीक है। पीएसयू जो बैंक होते हैं, इस बैंकर्स लोग 3 से 4% की उम्मीद करते हैं, ठीक है, उम्मीद करते हैं इन्वेस्टर्स, ठीक है, इन्वेस्टर्स। इसकी इतनी कम क्यों है? क्योंकि जो इसका शेयर है, इसका रेट बहुत तेजी से भागा है। यह दोस्तों अभी एक नॉर्मल स्टॉक, डिविडेंड स्टॉक नहीं रहा, यह एक ग्रोथ स्टॉक बन चुका है दोस्तों। लेकिन एसबीआई का डिविडेंड इतना कम क्यों है? देखिए जैसे कि 3 से 4% डिविडेंड होने की उम्मीद हम कर रहे थे, जैसे कि कोल इंडिया हो गया, ओएनजीसी हो गया, इनका डिविडेंड बहुत ज्यादा होता है। लेकिन क्योंकि इसका डिविडेंड इतना कम क्यों है, उसके बारे में बात करते हैं अगले टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। वो है द डिपॉजिट वार, ठीक है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? यानी कि जो बैंक होते हैं, इनके पास जो रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, मनी की जो होती है, वो एफडी इंटरेस्ट रेट अप, इसका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ गया है, ठीक है दोस्तों। उनके पैसे की कीमत बढ़ गई है, इसलिए इनकी जो नीम है यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, ठीक है, उसमें नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ठीक है, यानी कि इसका प्रॉफिट हो वो सिकुड़ गया है। जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो कम हो गया है दोस्तों। जिस दिन अगले 2 क्वार्टर्स का प्रॉफिट आएगा, उस दिन दोस्तों इसके प्रॉफिट पर 100% असर पड़ेगा। इस बात को आप समझ लीजिए। रिटेलर्स जो है वो पैनिक जरूर करेगा और मार्केट सीधा नीचे आएगा। इस बात को आप याद रखिएगा दोस्तों। मेरी इनसाइट्स ये है कि रिटेलर जो है वो सिर्फ प्राइस देखता है, लेकिन मैं मार्जिन देखता हूँ, क्योंकि जो प्राइस होता है वो दोस्तों मार्जिन का गुलाम होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल फंडामेंटल्स की फाइल को अब बंद करते हैं। अब आ जाते हैं कुछ गवाह की तरफ, यानी कि विटनेस की तरफ। दोस्तों एसबीआई जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है, ऑल टाइम हाई पर है दोस्तों। इस चार्ट पर हायर हाई बना हुआ है, हायर हाई दोस्तों, जो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को दिखाता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, यहाँ ये देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। जो आरएसआई है दोस्तों, वो वीकली चार्ट पर दोस्तों 17+ यानी कि ओवर बाट हो चुका है। ये बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुका है इंजन इसका, इसे थोड़ा सा कूलेंट यानी कि ठंडा होना चाहिए। ये बात आपको क्लियर हो गई दोस्तों। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक धावक है, वो यदि 100 मीटर की दौड़ लगाता है, तो अगली दौड़ से पहले दोस्तों उसे थोड़ा सा सांस लेनी पड़ती है। एसबीआई ने ऐसे ही 500 से 800 तक लगातार यहाँ से यहाँ तक नॉन स्टॉप दौड़ लगाई है। अब यदि यहाँ से नेक्स्ट मूव से पहले थोड़ा सा सांस लेता है, यानी कि कंसोलिडेट करता है या करेक्शन लेता है लगभग 3 से लेकर के 5% तक, तो लॉन्ग टर्म में अपनी बुक वैल्यू के आसपास लौटने की कोशिश करता है, यानी कि 611 के आसपास। दोस्तों यदि इसमें करेक्शन आया तो 650 से 750 पास एफ आई आई एंड डी आई आई दोबारा एंट्री करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप अब सोच रहे होंगे कि सुपर कॉप क्या आप बताएं, इसे खरीदें यानी कि बाई करें या सेल करें। तो दोस्तों जवाब मेरा है कि यदि शेयर बाजार इतना आसान होता तो हर कोई राकेश झुनझुनवाला होता, ठीक है। तो दोस्तों मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आपको इन्वेस्टर बनने से पहले अपने अंदर का जो गैम्बलर है, ठीक है, उसको पहले आपको मारना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों 90% जो रिटेलर्स होते हैं वो कहाँ गलती करते हैं आपको पता है दोस्तों? ये तब नहीं खरीदते जब वो 500 पर स्ट्रगल कर रहा होता है, ठीक है दोस्तों। वो खरीदता है 800 से 900 पर, जब सबको फोमो होता है कि यानी कि अब इससे हमसे छूट जाएगा मेरे हाथों से, तब उसे खरीदने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एसबीआई डूबेगा तो है नहीं, है नहीं, इसलिए चाहे जहां खरीद लो, ठीक है। ये सच बात है कि एसबीआई डूबेगा नहीं कभी, लेकिन जो आपका पैसा है, मनी है, वो दोस्तों जब एक करेक्शन लेगा, यानी कि टाइम करेक्शन, यानी टॉप पर जब, ठीक है, तो वो आपका पैसा फंसा सकता है। यदि मार्केट मान लीजिए 1 साल तक ऊपर ही रह गया, कंसोलिडेट करने लगा, तो आपको तो पैसा फंस गया और आप बोर होकर के लॉस में बेच दोगे, ठीक है। तो दोस्तों एक सुपर कॉप होने के नाते मेरी जिम्मेदारी आपको प्रॉफिट दिलाना तो है ही, ठीक है। अगर ये मैं नहीं दिला पाया तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आपका जो कैपिटल है इसकी रक्षा करना, ठीक है। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है, डोंट कैच द रनिंग ट्रेन। ये आपने सुना होगा ये सब कि भागती हुई ट्रेन को कभी पकड़ने की कोशिश ना करो, जब ये रुक जाए, ठीक है, उसके बाद इसको पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट का।
तो दोस्तों मेरा फैसला लास्ट है कि सारे सबूत यानी कि पीई, पीबी, आरओई और हालात को देखते हुए, ठीक है दोस्तों, सुपर कॉप इस नतीजे पर पहुंच गया है कि दोस्तों इससे लंबी अवधि के लिए, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए, लेकिन करेक्शन जब यानी कि करेक्शन करता है तब खरीदना है, ठीक है। करेक्शन में दोस्तों ये बहुत बड़ा बैंक है, आपको पता है, ये फेयरली वैल्यूड है, लेकिन सस्ता अब बिल्कुल नहीं रहा, ठीक है। आपको पता है इसका फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो मेरी स्ट्रेटजी ये है सिंपल सी कि आप नो बल्क बाइंग, आपको सारा पैसा एक साथ नहीं लगाना है एसआईपी मोड में, बल्कि 5 साल से ज़्यादा, 5 साल या 5 साल से प्लस यदि आपको खरीदना है तो एसआईपी मोड में आप इसे खरीद सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद दोस्तों आप लंप सम में इसको देख सकते हैं, वो भी 10 से 15% करेक्शन होने के बाद, करेक्शन मतलब जैसे ही ऊपर भाग रहा है वो थोड़ा सा करेक्ट हो यहाँ पर 10 से 15% तक, उसके बाद दोस्तों यहाँ से जाकर आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो दोस्तों मेरा वर्डिक्ट है कि एसबीआई वो हाथी है जो अब नाचना तो सीख गया है, ठीक है, गिरेगा लेकिन तब जाकर के ये मौका आपको देगा। इस बात को आप ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपके माइंडसेट में एकदम स्ट्रांग तरीके से। केस फाइल नंबर 5 यही क्लोज करते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों दलाल स्ट्रीट पर मार्केट ट्रैप दोस्तों ये कभी खत्म नहीं होते हैं, ठीक है। अगली एफआईआर किस पर होनी चाहिए वो दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। फिलहाल तब तक के लिए आप दोस्तों सब्सक्राइब बटन को गिरफ्तार कर सकते हैं, बेल आइकन दबाएं, अगली रेड आपको मिस नहीं करनी है तो, ठीक है। दोस्तों यदि सुपर कॉप ऑफ दलाल स्ट्रीट आपको गैम्बलर से इन्वेस्टर बनाने में मदद थोड़ा सा भी किया है तो आप दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।